रिलेशनशिप की बात करो जैसे आप, तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वैसे प्राइवेट माहौल चाहिए होता है जहाँ पे वो 2-2 मिनट में उठ सके, 2-2 मिनट में बैठ सके। राइट राइट। आपके हिसाब से जैसे आपने अकेले स्टडी करी थी या ग्रुप में करी? जो एक्सटर्नल अफेयर है ना, उसका जो स्टेटस है ना, वो ही बहुत बड़ी चीज़ है। अब लोगों को बताते हो विदेश मंत्रालय में होना, मतलब उतने में लोग सुन के ना, फिर उसके बाद पोस्ट भी की एनुअल इनकम हो जाती है 40 से 45 लाख। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है सारी बढ़िया रहती है, पेरिस हो गया, स्वीडन हो गया। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। आज के हमारे गेस्ट हैं सागर बग्गा, जिन्होंने एसएससी सीजीएल के अंदर ऑल इंडिया रैंक 141 हासिल करी है। तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अपने इंडिया के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके अंदर क्या रोड मैप रहना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या डेली शेड्यूल रहना चाहिए, इस सब के बारे में अपन जानेंगे सागर बग्गा से। आइए मिलते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। वेलकम सागर, स्वागत है अपने चैनल पर। अपने बारे में कुछ बताइए। हाय गौतम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। मेरा नाम सागर बग्गा है। मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद प्रेजेंटली मैं एज अ अकाउंटेंट वर्क कर रहा हूँ न्यू दिल्ली में। और अभी मेरी एसएससी सीजीएल 2022 में 141 रैंक आई है। मैंने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ऑप्ट किया है। सागर, मैंने ये भी सुना है कि आपके बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर हुए, आपको बहुत सी जॉब मिली है। तो ऐसा क्या रीजन रहा कि मतलब फर्स्ट जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपको और चाहिए? एक्चुअली 8 एग्ज़ाम क्लियर हुए आज तक, लेकिन उनमें ऐसा रहा कि पहले जो एक पोस्ट निकली थी वो उस लेवल की नहीं थी। मैंने वर्क किया है 2 साल एज ए एलडीसी अपने राजस्थान के अंदर ही, बट फिर था कि यार इससे तो ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ मैं, तो धीरे धीरे और एग्ज़ाम्स देते गया। एलडीसी के बाद मेरा एसएससी में फर्स्ट एग्ज़ाम निकला एमटीएस। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल में 2 एग्ज़ाम निकले। फिर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम निकला 19 का, उसमें मैं एज अकाउंटेंट वर्क कर रहा था अभी। बट फिर इस बार लगा कि यार बहुत अच्छी वैकेंसीज आई थी, तो मैंने कहा तैयारी करते हैं। 2 मंथ मैंने ऑफ लिया ऑफिस से, और फिर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी। तो इस बार थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ इस जॉब से, ज्वाइन करूँगा। लेकिन वही है, इंसान की इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए आगे से आगे बढ़ते, वैसे भी बढ़ते रहना चाहिए आगे से आगे। सर, इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट की तैयारी आपने खुद से स्टार्ट करी थी या फैमिली का प्रेशर था कि नहीं उसको भी कर रहा है तो आपको भी करनी चाहिए, या घर का प्रेशर आता है ना, दूसरे को देख के अपने बच्चे को भी थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाता है, तो ये आपका मन था या घर वालों की इच्छा थी? यार ऐसा है कि बीटेक करी, तो बीटेक करने के बाद जब वो डिग्री लेके गए ना, तब लोगों ने कह दिया ना तो तू काम का है ना तेरी डिग्री काम की है। पीएलसी बनेंगे सिर्फ। हाँ, ना तो तू काम का है ना तेरी डिग्री काम की है। क्योंकि अपने कॉलेजेस में ऐसा होता है ज़्यादातर कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाती थी अपन को। तो वहाँ से पता पड़ गया था कि यहाँ तो काम नहीं चलेगा, ना प्राइवेट जॉब कर सकते अपन और ना उसके लायक है। और मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि बिजनेस का अपना ऑप्शन होता नहीं, और ना ऐसा होता है कि अपने पास बहुत पैसे हैं तो उन पैसों पे ऐश करेंगे, उन पैसों से पैसा बनाएंगे। तो एट लास्ट यही रहता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही करनी पड़ेगी। तो घर वालों को प्रेशर वेशर तो कुछ नहीं था, बट वही एक ही ऑप्शन नहीं था, करनी तो थी, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चालू कर दी। क्या टारगेट्स क्या होने थे, क्या टारगेट होने चाहिए? जैसे एक माइंडसेट लेके कोई बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं गवर्नमेंट की अगर तैयारी स्टार्ट करूँ तो मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए उसके लिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट की बात करूँगा तो सबसे पहले टारगेट तो ये होना चाहिए कि एक जॉब मिल जाए। एक जॉब मिल जाती है ना, तो उससे तो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आपकी आगे की 4-5 जॉब्स ऐसे ही निकाल देता है। तो पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कैसे भी करके एक जॉब मिल जाए। उसके बाद फिर वही है, जॉब के साथ प्रिपरेशन करते रहो, धीरे धीरे आप प्रिपरेशन करते रहो, हार मत मानो कभी भी, या फिर सेटिस्फाई मत हो कभी भी। अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो फिर आगे कर नहीं पाओगे कुछ भी, वहीं पे बैठे रहोगे, वही सेम जॉब करते रहोगे। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर एक बहुत लंबी तैयारी है, लाइक 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं। तो इतना सेल्फ कंट्रोल कैसे था? क्योंकि माहौल आसपास कैसे होता है कि एक जना तैयारी कर रहा है, उसके आसपास गवर्नमेंट जॉब्स वाले भी होते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब वाले जो अच्छा कमा रहे हैं, बिजनेस वाले लोग भी होते हैं। तो इतना सेल्फ कंट्रोल कैसे रहा कि मतलब ऐसे कंपैरिजन लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट में जाने से पहले वो कंपेयर कर लेते हैं कि हम मेरे को सैलरी इस जॉब में 13,000 मिलेगी और कोई उसके साथ वाला प्राइवेट में उस समय 25-30 कमा रहा होता है। तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड में जैसे आपने फेलियर भी देखे होंगे, तो इतना सेल्फ कंट्रोल कैसे किया कि नहीं मेरे को तैयारी कंटिन्यूटी में रखनी है, मेरे को किसी का नहीं देखना, सिर्फ फोकस ऑन तैयारी? एक्चुअली आजकल क्या होता है कि देखो, कंपटीशन ही है जो हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो हम देखते हैं कि प्राइवेट जॉब में उसको इतना मिल रहा है,
उसको किसी का कितने लाख का पैकेज लग रहा है, किसी का कितने लाख का पैकेज लग रहा है। तो यही मोटिवेट भी करता है कहीं ना कहीं कि चलो यार और बेटर जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट लगा था LDC राजस्थान में, तो 2 साल मेरी सैलरी आई थी 13,000। फिर लगा कि यार करते हैं आगे कुछ और करते हैं। देखा जैसे बताया आपने कि यार प्राइवेट में लोग इतने कमा रहे होते हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहा होता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन जगाती है अंदर कि यार करना पड़ेगा अपन को भी बेटर, कहीं ना कहीं स्टैंड करना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव वे में भी लिया था। बिल्कुल पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए लाइफ में। हर जो भी सिचुएशन होती है ना उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने नेगेटिव लेना स्टार्ट कर दिया ना, तो वहाँ से नैया नौवा दिन अपनी होती है ना, वो डूबेगी डूबेगी, वो वाली बात है। तो जितना भी कुछ आसपास हो रहा है वो सबको पॉजिटिव लेना चाहिए, अब जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उसको लेके चलना चाहिए। और हर चीज़ को एज अ कॉम्पिटिशन लेना चाहिए आपको, हेल्दी कॉम्पिटिशन। लोगों की हेल्प करनी चाहिए साथ में, पर एज अ कॉम्पिटिशन लोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे। आपने जो जैसे आपने बताया 8 एग्जाम्स आपने क्लियर किए थे, फर्स्ट एग्जाम जो आपने क्लियर किया था उसमें कितनी मेहनत लगी थी, और बाद के जो आपने एग्जाम क्लियर किए हैं उसमें क्या डिफरेंस रहा है मेहनत करने? फर्स्ट एग्ज़ाम जो क्लियर हुआ था उसकी ज्वाइनिंग आई थी 2020 में, तो मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन 2018 में। फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करने में मतलब कितने साल लग गए? 2 साल। तो ऐसे टाइम लगता है, लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। 2 साल तक बहुत फेलियर्स देखे, बहुत से एग्ज़ाम नहीं निकले, कभी कभी प्री भी नहीं निकला, फिर किसी का मेंस नहीं निकला, फिर किसी में कहीं लास्ट में जाके मेरिट आउट हो गए। तो ऐसे मतलब हार नहीं माननी चाहिए। फर्स्ट एग्ज़ाम निकलने में मेहनत लगती है। वही मैंने बताया ना कि एक बार एक एग्ज़ाम निकल जाता है ना, तो उसके बाद फिर लाइन लग जाती है एग्ज़ाम्स निकलने की। तो फर्स्ट एग्ज़ाम निकला राजस्थान LDC, उसके बाद लाइन लगी एग्ज़ाम निकलने की। फिर CHSL निकले, SSC CHSL, SSC MTS, अपना डिफेंस का एग्ज़ाम होता है FCAT और NDA, वो दोनों भी क्लियर हुए। उनमें 5-5 दिन का इंटरव्यू होता है, जिसे अपन SSB कहते हैं। वो 5-5 दिन की इंटरव्यू भी दिए, कहीं ना कहीं उसके लायक नहीं थे, तो वहाँ वो इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाए। बट जिस चीज़ के लायक थे आज वहाँ पहुँच गए हैं। मतलब स्टार्टिंग से जब गवर्नमेंट में जब एंटर हुए थे तब से ESO का ड्रीम था, या आपने मतलब या और भी कोई जिस समय कंटिन्यूटी में आए थे? जैसे ज़्यादातर होता है क्रिकेटर बनना है या आर्मी में जाना है, या आपने को और भी जॉब चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं था कि एसओ का ड्रीम था। ये था, बताया ना कि पहले तो ऐसा होता है मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी लड़का होता है तो उसका यही ड्रीम होता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए बस। फिर आपको धीरे धीरे ये होना चाहिए कि यार एक जॉब लगी ना, तो आपको ये फील होना चाहिए अंदर से कि अगर मेरी ये लग गई ना तो मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। वो अंदर जो वो होता है ना कि आपकी यार चाहिए आगे कुछ और भी, इससे बेटर करना है, वो अंदर हमेशा रहना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब बच्चे थे तब तो यार अलग ही पैशन थे, क्रिकेटर बनना है, इंडियन एयरफोर्स में जाना है। बट धीरे धीरे रियलिटी सामने आती है कि क्रिकेटर नहीं बन सकते, कि इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मेरे ग्लासेस भी थे, उस वजह से भी नहीं जा पाया मैं इंडियन एयरफोर्स में। लेकिन जो ड्रीम था कि एक ऑफिसर कैडर की जॉब चाहिए, वह एट लास्ट आज पूरा हो रहा है। शायद वैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं कुछ लोग, मैंने मेरे मामले में ऐसे बहुत से लोग हैं, सीधा डायरेक्ट उनका एक ही होता है, मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूँ 2 साल के, मतलब पूरा एकदम रूट पैक करके उसी में दिन भर लगे रहते हैं, उसी में काम करते हैं। तो वो अपनी हॉबीज छोड़ देते हैं, बाहर घूमना फिरना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि ज़्यादातर रिलेशनशिप्स को भी वो कह देते हैं बाद में देखेंगे, बाय, अभी कुछ नहीं, जो चल रहा होता है वो भी सब स्टॉप करते हैं। तो रिलेशनशिप का क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट रहता है आपके अकॉर्डिंग, जो या क्या हॉबीज का इफेक्ट रहता है तैयारी के अंदर, कितना मतलब उससे ग्रोथ कर सकते हैं तैयारी के अंदर? फिर गौतम एक बात बताऊंगा कि है ना, जैसे ना ऐसा तो होता नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आज करने बैठे अपन तो 1 साल या 2 साल में एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा, आपको जॉब मिल ही जाएगी। अगर आप लाइफ जीना छोड़ दोगे, लाइक हॉबीज़ हो गई अपनी, या फिर खेलना कूदना, बाहर लोगों से मिलना छोड़ दोगे, तो आप है ना ब्लॉक हो जाओगे ज़िंदगी भर के लिए। फिर वो आपको एक बर्डन की तरह महसूस होने लग जाएगी तैयारी। आपको अपनी हॉबीज़, दोस्तों से मिलना, ट्रैवल करना, घूमना फिरना, ये सब साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी है, लाइफ का एक बहुत बड़ी स्टेज है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी होती है। तो इसमें आपको अपनी हॉबीज़ छोड़ नहीं सकते, इसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा। रिलेशनशिप की बात करूँ जैसे आप, तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वैसे कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, लेकिन अच्छा इफेक्ट ये पड़ता है कि आपके साथ हमेशा कोई होता है आपका साथ देने के लिए। वो स्ट्रगलिंग टाइम होता है, ऐसा तो होता नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम स्ट्रगल नहीं कर रहे। तो कोई ना कोई आपके पास ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप अपनी सारी स्ट्रगल शेयर कर सको, जिसके साथ आप थोड़ा चिल कर सको, बाहर निकल के, मतलब घूम के आ सको, थोड़ा वॉक करके आ सको। मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई होना चाहिए साथ में, मेरा मानना ये है। मतलब अगर हेल्दी रिलेशनशिप है तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है, और अगर अनहेल्दी है तो फिर उसको हटा ही देना बेटर है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स तो
आपकी प्रिपरेशन ख़राब करेगी, ऊपर से आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब कर देगी। तो उन रिलेशनशिप में तो रहना ही नहीं चाहिए। लंबा घसीटने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसी चीज़ों को। वो राइट राइट राइट। अरे जैसे एएसओ की आपको जो चूज करी है आपने एएसओ के अंदर, AIR 141 रैंक आने पे तो आपको बहुत सी और पोस्ट मिल सकती है, तो एएसओ एक पर्टिकुलर क्यों चूज करी आपने? एसएससी सीजीएल के अंदर तो बहुत सी आ जाती है वैकेंसी। यार मेरा एएसओ के लिए वो नहीं था कि मेरे को एएसओ ही चाहिए, बट जब मेरी रैंक आ गई इतनी अच्छी तो मैंने थोड़ी रिसर्च की कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और भी मिनिस्ट्रीज में होता है। मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स को सिर्फ इसलिए चूज़ किया क्योंकि ना जो एक्सटर्नल अफेयर है ना उसका जो स्टेटस है ना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब लोगों को बताते हो विदेश मंत्रालय में होना मतलब उतने में लोग सुन के ना फिर उसके बाद पोस्ट भी नहीं यहाँ पूछते लोग। विदेश मंत्रालय, विदेश पे वर्जन आ जाता है तो उसके बाद क्या लोग पोस्ट भी नहीं पूछते आपकी कि आप MTS हो, क्लर्क हो, क्या हो, क्योंकि ना सारे के सारे बाहर जाते हैं एक ना एक दिन। और बाहर जाने के बाद आपका पैकेज 3-4 लाख का हो जाता है। और वो 3-4 लाख का पैकेज होता है टैक्स फ्री, मतलब आपकी एनुअल इनकम हो जाती है 40 से 45 लाख। तो कोई ऐसी कंट्री जहाँ आपने सोच रखा है कि यहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे? जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है सारी बढ़िया रहती है। पेरिस हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारी कंट्रीज बढ़िया रहती है। वहाँ पे जाओ, मतलब ऐसे ऐसे आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलते हैं, विला विला जैसे गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलते हैं, तो विला हो गया, बंगलो हो गया, ऐसे अकोमोडेशन मिलते हैं वो भी फ्री। ऊपर से आपको 4-5 लाख आपकी सैलरी आ रही है पर मंथ। तो मतलब वो एक लाइफ जीने का मन था, इसलिए मैंने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर चूज़ की। मेरे सामने जितने भी मिडिल क्लास वाले वीडियो देख रहे होंगे, ये जब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए आई थिंक एज अ मोटिवेशन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टैक्स फ्री, वो भी 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ, और भी आउट ऑफ इंडिया। हाँ, और भी बहुत से मतलब है ना जो एसएससी की जॉब्स है ना वो बहुत अच्छी अच्छी है। मतलब लोग सोचते हैं कि एसएससी की जॉब्स ऐसे ही होएगी। इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होती है, मतलब नाम सुन के लगता है कितनी बढ़िया पोस्ट है। फिर एक्साइज इंस्पेक्टर होती है। ये सारी ऐसी पोस्ट है जो आपको 4-5 या 10 साल में तो एट लास्ट आपको IAS कैडर की पोस्ट तक पहुंचा देती है, आपको प्रमोशन होके। मतलब इतनी बढ़िया पोस्ट है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी इनके लिए। आप ये नहीं सोच सकते कि 3-4 या 2-2 साल में आपकी निकल जाएगी। मतलब जो एक मॉडरेट पढ़ने वाला बच्चा है, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, वो 1-2 साल में निकाल लेंगे आराम से, 1 साल में भी निकाल लेते कुछ। पर जो मतलब एवरेज बच्चे होते हैं ना उनको हार नहीं माननी चाहिए, एटलीस्ट 2 साल तक तो नहीं माननी चाहिए। और फिर भी मतलब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो वो कहीं भी आपकी मेहनत ख़राब नहीं जाती, कहीं ना कहीं लाइफ में आपको काम आता ही है वो सब कुछ। तो एएसओ जिस पोस्ट पे अभी आपने चूज करी है, उसकी सैलरी पैकेज क्या है आपका अभी? इंडिया के अंदर तो 80,000 रहता है, पर अगर आप बाहर पोस्टेड होते हो तो आपको 3 से 4 लाख या फिर डिपेंड करता है कंट्रीज टू कंट्रीज, 5-5 लाख में मिलता है कहीं पे। और सबसे बड़ी बात टैक्स फ्री होता है, मतलब 5 लाख के 5 लाख आपकी जेब में जा रहे हैं। एनुअली इनकम 45 लाख हो गई, 40 लाख होगी, तो वो सारा टैक्स फ्री होता है, सारा आपके जेब में जाता है, कहीं पे आपको गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देना। अब बहुत सी MNCs कंपनी होती है ऑफर करती है 50-50 लाख का पैकेज ऑफर करती है। आपको भी पता है आप भी IT सेक्टर से ही है, जेब में कितना पहुँचता है। बहुत कट कटा के यहाँ के हिसाब से तो बहुत कम, अगर आउट ऑफ इंडिया है तो बहुत पहुँचता है। वही मतलब कट कुटा के तो पहुंचता ही है, फिर भी कट कटा के बिल्कुल। यहाँ पे नहीं कटता। यहाँ पे कुछ भी नहीं कटता। ये बहुत बहुत सही चीज़ है, अगर इसको वाइड लेवल पे देखा जाए एक बिग अमाउंट में, तो बहुत सही चीज़ है ये। तो सागर जैसे फर्स्ट जॉब आपकी लगी थी शायद 13,000, आपने बताया कि 13,000 सैलरी थी, अब जो है वो आपकी 80 की है। क्या डिफरेंस रहा है फील के अंदर अपने आप में? एक वो होता है ना फील कि भाई 13,000 की जॉब लगी है, एक अब 80,000 की लगी है, क्या घर वालों का बिहेवियर हुआ है, क्या उनका रेस्पॉन्स रहा है? क्योंकि सैलरी है ना एट लास्ट तो मतलब करती है मैटर, बट आज की डेट में सैलरी मैटर नहीं करती। आज की डेट में मैटर करता है कि आप है ना किस स्टेटस की जॉब पे काम कर रहे हो। उसके साथ सैलरी भी बढ़ी जाती है वैसे तो, पर जो घर वालों को प्राउड फील होता है ना वो सैलरी से नहीं होता। उनको सैलरी से इतना मतलब नहीं होता, वो सुनते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लग गया, अकाउंटेंट लग गया, क्लर्क के बाद अकाउंटेंट लगना, अकाउंटेंट के बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगना, या फिर कोई IAS लगता है, तो उसके घर वालों का सैलरी से मतलब नहीं होता। उनको इस चीज़ से मतलब होता है यार कि मेरे बेटे ने आज ना ये पोस्ट हासिल कर ली है और हमारे समाज में इज्जत बढ़ेगी। बस वो पोस्ट होती है ना जो उसका रुतबा होता है। सागर जैसे 8 गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको आपकी ड्रीम जॉब एएसओ में आ पाए, तो बीच में फेलियर्स भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, अप एंड डाउन्स, पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी, फैमिली के अंदर भी, सब जगह के आपने देखे होंगे। तो अपने फेलियर्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि एएसओ एक सुन के कि भाई अगर आप मेरे को कहीं रास्ते में मिले या कहीं पे भी मिले, आप विदेश मंत्रालय में लगे, एक बहुत बड़ी बात है। एज ए मिडिल क्लास या आज की जनरेशन जो भी सब इसी के लिए तैयारी कर रही है कि एक रेप्यूटेड पोस्ट मिल जाए,
बट फेलियर कोई नहीं देखता, उनको ही लगता है कि वो डायरेक्ट पहुंच गया है वहाँ पे। तो कितने साल की मेहनत में क्या क्या फेलियर देखे हैं आपने, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? आपने सही कहा गौतम, स्ट्रगल के बारे में भी कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ सक्सेस के बारे में बात करेंगे तो उससे क्या है, लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार बहुत ईजी है क्रैक करना, हम भी कर लेंगे जैसे इन्होंने क्रैक किया, क्योंकि उनको कोई स्ट्रगल दिखती ही नहीं है। तो यार स्ट्रगल तो होती है देखो, क्योंकि ना पहले 2 साल तक तो ऐसा लगता था कि यार मैं कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं रहा, मतलब कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा था अच्छी तरीके से। कभी प्री हो रहा है तो फिर मेंस नहीं हो रहा, मेंस हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव में रह जा रहे हैं, या फिर लास्ट में मेरिट आउट हो रहे हैं। तो वो स्ट्रगल्स के साथ आपको कॉप अप, वो जो फेलियर्स होते हैं उनके साथ आपको कॉप अप करना सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सक्सेस जो होती है ना वो लास्ट चीज़ होती है जो आपको चाहिए होती है। तो जो पूरी जर्नी होती है ना वो आपको फेलियर्स और स्ट्रगल से भरी हुई ही मिलेगी। तो एट लास्ट आपको पहुंचना है वो सक्सेस होती है। तो सबको वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं रहेगा जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करके निकल जाएगा। आपके लिए जिस समय आप एकदम डाउन थे, क्योंकि मोटिवेशन अप भी होता है तो डाउन भी होता है तैयारी करते टाइम पे, हर चीज में होता है, तैयारी का नहीं लेके इसको हर चीज में कॉमन ले तो भी मोटिवेशन अप भी होता है और डाउन भी होता है। तो जब आपका मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाता था, मोरल एकदम डाउन हो जाता था, उस समय आप अपने आप को कैसे वापस कवर अप करते थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ना, कहीं ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ना अगर नहीं लगती गवर्नमेंट जॉब तो ऐसा लगता था कि क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें करनी थी, वो तैयारी करनी थी, मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी तरीका अपनाओ, आपको पढ़ना ही है। मेरे लिए तो ये था कि मेरे को पढ़ना ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता था। ना तो आप प्राइवेट जॉब में जाने के लायक हो, मतलब कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए आपके पास जिससे आप जा सको। मेरे को नहीं लगता था कि मेरे पास ऐसी कोई स्किल थी कि मैं प्राइवेट जॉब कर पाऊंगा। तो ना मेरे को प्राइवेट जॉब में जाने के साइड कोई लगा कि जा सकता हूँ मैं, ना कोई घर का कोई ऐसा बड़ा सा बिजनेस था कि यार ये हैंडल कर लेगी, ये देख लेगी आगे, और ना कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पैसा था घर वालों के पास कि चलो यार इन्वेस्टमेंट करते ये सब कुछ करते इससे पैसा कमाएंगे। तो ऑप्शन ना होने के कारण कहीं ना कहीं हमेशा ये लगता था कि यार करना तो पड़ेगा, हार नहीं मान सकते, आपको करना तो पड़ेगा ही। तो वही था कि ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मेरे को तैयारी करनी पड़ी। और 2 साल बाद जब पहली सक्सेस मिली ना, तो फिर कहीं ना कहीं अंदर से ना वो करेज आ गया, वो मोटिवेशन आ गया कि यार जब तूने ये कर लिया है ना एक बार, तो तू आगे भी कर लेगा। इसलिए बस धीरे धीरे जॉब्स निकलती रही, और फिर आज जो चाहिए था वो मिल गया है। मतलब कॉलेजेस का अपन बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग वाले कॉलेज कुछ करवाते नहीं है जो मार्केट में एट प्रेजेंट काम आ सके। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग जाते हैं वो प्रॉपर, अगर जो टेक्निकल जिनको नॉलेज है वो बहुत कम गवर्नमेंट की फील्ड में, तो वो वही आते हैं। क्योंकि कॉलेज की भी प्रॉब्लम है ना, वो अपडेटेड टीचर है नहीं, कोर्स अपडेट हो चुके हैं, और मार्केट के अंदर वो चीज़ कहीं कॉलेज में पढ़ा हुआ बंदा यूज ही नहीं कर पा रहा। मेरे हिसाब से है ना पूरा ब्लेम कॉलेज को देना सही नहीं होगा। हाँ, बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, बस डिग्री देके निकाल देते स्टूडेंट्स को, बिल्कुल प्लेसमेंट्स ऑफर नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं जो होता है ना, मतलब स्टूडेंट का भी रोल होता है। आप खुद भी अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर सकते हो, खुद भी अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर सकते हो। जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से वो पढ़ सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज खुद भी हायर कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्लास के जो अच्छे पैकेजेस ले रहे होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो कॉलेज को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब डिपेंड करता है अपने ऊपर भी कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना सीखना चाहते हो, आप कैसी स्किल्स एक्वायर कर रहे हो। पूरा का पूरा ब्लेम कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको ही सब कुछ करना है, ये बात तो फाइनल है। कोई भी आपके लिए स्टेप आउट नहीं करेगा। बट गाइडेंस तो दे सकते हैं ना, मतलब गाइडेंस अगर गवर्नमेंट की बगैर तैयारी करे तो अगर गाइडेंस मिल जाती है तो बहुत हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं आपसे अगर गाइडेंस लूँ तो मेरी आई थिंक नहीं करते 40 to 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती है। गाइडेंस देने के लिए बहुत लोग होते हैं, आपको लेनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में, और ये पता होना चाहिए कि किससे गाइडेंस लेनी है। क्योंकि जो इंसान सेलेक्ट ही नहीं हुआ है, या फिर जो बस धींगे आंकता है, आप उनसे जाके गाइडेंस लोगे तो आप वही है मैनिपुलेट हो जाओगे गलत डायरेक्शन में। फिर आप मेहनत तो करते रहोगे बट उस मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा आपको। तो गाइडेंस भी मतलब आपको ऐसे लोगों से लेनी चाहिए जो प्रेजेंट में या तो फिर उस फील्ड में कुछ अच्छा करके निकले हो, या फिर प्रेजेंट में उस फील्ड में मेहनत कर रहे हो आपसे पहले से। उन लोगों से गाइडेंस लेनी चाहिए आपको। सागर, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ना और घर पे पढ़ना दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें, दोनों में बहुत डिफरेंट माहौल होता है। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है? यार मेरा मानना है सबका अपना अपना स्पेस होता है कि आपको कहाँ कंफर्टेबल लगता है पढ़ना, और एटलस के पढ़ना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ पढ़ पा रहे हैं। और मेरा पर्सनल ये था कि मेरे को लाइब्रेरी में पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता था, क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था। घर पे ऐसा होता है कि यार कभी भी कोई भी काम आ जाता है, या फिर कोई भी बाहर से आ जाता है तो आप डिस्टर्ब होते हैं। आपने लाइब्रेरी में कितने आवर्स निकाले हैं, मतलब पर डे कितने आवर लाइब्रेरी में रहते हैं?
जैसे सुबह गए, फिर खाना खाने घर पे आए, फिर वापस लाइब्रेरी चले गए, फिर रात को खाना खाने क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप अगर 5 घंटे की सीटिंग दे रहे हैं तो आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं। उसमें ये होता है कि जो आपका आउटकम निकल के आता है वो 2-3 घंटे का ही होता है। तो हाँ, मतलब जितना टाइम मिलता था निकालते थे लाइब्रेरी में ही, वहीं पढ़ते थे पूरा। तो लाइब्रेरी बेस्ट है, घर से ज़्यादा इफेक्टिव लाइब्रेरी काम कर सकती है आपके ऊपर। हाँ, कर सकती है कि जिसको अगर सूट करे लाइब्रेरी, क्योंकि किसी किसी को अपना प्राइवेट माहौल चाहिए होता है जहाँ पे वो 2-2 मिनट में उठ सके, 2-2 मिनट में बैठ सके। राइट राइट। आपके हिसाब से जैसे आपने अकेले स्टडी करी थी या ग्रुप में करी? मतलब जैसे एक होता ना कि मैं अकेले पढ़ाई कर रहा हूँ, एक ही दो दोस्तों के साथ कर रहा हूँ, कोई बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं, कोई 8-10 जनों के साथ करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या ज़्यादा इफेक्टिव रहता फिर मेरा ऐसा था कि मैं कभी ग्रुप में करता था, कभी अकेले करता था। और ज़्यादातर मैं रात को पढ़ता था, तो रात को तो फ्रेंड्स अवेलेबल होते नहीं है। रात को ऐसे सोलो स्टडी करता था, और कोचिंग जोन में पढ़ता था जब ग्रुप स्टडी करता था। ग्रुप स्टडीज़ के फ़ायदे होते हैं अपने अपने। अगर आपका ग्रुप बेस्ट है तो उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा कंपटीशन वाला माहौल भी मिलेगा। उसमें आपको ये भी रहता है कि यार ये मुझसे अच्छा कर रहा है, चलो मेरे को इससे अच्छा करना है। और जो आपके डाउट्स होते हैं वो भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो वो सॉल्व करते हैं आपके डाउट्स। तो ग्रुप स्टडीज़ के फ़ायदे तो होते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं होते, पर कुछ कुछ नुकसान भी होता है। अगर आप गलत ग्रुप के साथ बढ़ गए, आपका सर्कल ही अच्छा नहीं है, जो पढ़ने में है ही नहीं, आप जिनके साथ घूम रहे हैं आराम से पढ़ाई भूल के, तो उस टाइप का ग्रुप सही नहीं रहता मेरे हिसाब से। है? जहाँ तक आपके ग्रुप के मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, शायद सारे के सारे वो भी गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं, हाँ, कुछ मतलब बताना चाहेंगे उनके बारे में? सारे के सारे सेटल्ड है, गवर्नमेंट जॉब सब नहीं लगे, लेकिन सबके सब सेटल्ड है। और जो तैयारी कर रहे थे ना वो सारे गवर्नमेंट जॉब लग गए लगभग। जैसे शुभम हो गया, रोहित हो गया, जयस्टान हो गया। शुभम और जयस्टान रेलवेज में है, रोहित एज अ पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा है। आप भी अच्छे इंटरप्रेनर बन गए हो। तो बस वही है कि सारे के सारे सेटल है। वही एक अच्छा ग्रुप होता है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी उससे पैदा होती है। जैसे मेरे उनके अंदर कुछ फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स की बात चल रही है तो मेरे माइंड में अभी आया कि उनको 2 या 3 साल हो गए तैयारी करते, बट उनका किसी एग्जाम में नहीं हुआ, तो उनके पेरेंट्स इनडायरेक्टली इतना ज्यादा उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, मतलब वो ताने मारना होता ना इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं है बट इनडायरेक्टली घूम फिर के वो सर्कमस्टांसेस सारे उसी टाइप की नेगेटिव बना रहे हैं ताकि वो तैयारी ढंग से अपने मन से ना कर पाए, कि भाई देख तेरे साथ वाला लग गया। कुछ इसमें रिश्तेदारों का रोल बहुत ज्यादा होता है, जितना मुझे लगता है कि रिश्तेदार जो होते हैं कि भाई उसका बेटा वो लग गया, उसका वो लग गया, देख तेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा, देख तेरी बेटी कुछ नहीं कर रही। तो इस सिचुएशन में आप पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब अपने बच्चे को किस तरीके से वो सपोर्ट करे जिस समय उनको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बच्चे की? यार मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि पेरेंट्स को एडवाइस दूँ, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब आपका बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा तब तो मतलब सब उसके साथ होएंगे, तब उसको सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, प्राउड ऑफ यू बोलेंगे। बट आपका रोल ये होना चाहिए कि जब वो स्ट्रगल कर रहा है, जब उसकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, तो एटलीस्ट और किसी का हाथ उसके कंधों पे हो ना हो, उसको वो मतलब मोटिवेशन कहीं मिले ना मिले, आप लोगों का तो उस पर हाथ होना चाहिए। क्योंकि है ना, मतलब आप लोग इतने बड़े हैं तो आप लोगों ने ये चीज़ तो आज तक लाइफ से सीख ली होगी कि मतलब लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस नहीं होती, फेलियर स्ट्रगल्स ये सब लाइफ का पार्ट है। और वही उसकी जर्नी का पार्ट है, मतलब वो फेलियर्स उसकी लाइफ में आएंगे, वो स्ट्रगल्स उसकी लाइफ में आएगी। तो मतलब उस टाइम पेरेंट्स को, फ्रेंड्स हो गए या फिर जो भी हमारे क्लोज वंस हैं, उनका ये होना चाहिए कि उसके कंधे पे हाथ रखे, उससे आगे पुश करे चीज़ें करने के लिए, ना कि ताने दे। क्योंकि ये काम करने के लिए और पूरी सोसाइटी बैठी है, सही बात। उनका यही काम होता है कि पूरे टाइम ताने देते रहते हैं, अपने हमारे पेरेंट्स से ये पूछते रहते हैं कि यार हुआ नहीं हुआ। मतलब ऐसा है कि ना, बच्चों को भी समझना चाहिए कि ना मतलब एट लास्ट ये ही मैटर करता है कि आपकी जॉब लगी या नहीं लगी। मुझे कहीं से अगर ऐसा लगता है कि जैसे पेरेंट्स खुद ना कहना चाहते हो बच्चे को, इनडायरेक्टली पोस्ट ना करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, बट आसपास के पड़ोसी रिश्तेदार को पूछ पूछ के इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं कि वो फिर उनको इनडायरेक्टली वो अपने आप को उस तरीके से फिर वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। उन पड़ोसी रिलेटिव्स को जवाब देने के लिए आपका बेटा है ना, या आपकी बेटी है ना, ये वो चीज़ देख पेरेंट्स समझनी चाहिए हाँ, काफी दिल से एकदम। बिल्कुल समझनी चाहिए। और ये होना चाहिए कि यार उनको तो एटलीस्ट कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं इसलिए भी कर रहा है। कहीं ना कहीं सबका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन यही होता है कि मैं अपने माँ बाप को एक दिन प्राउड फील करवाऊँ। राइट राइट। तो एटलीस्ट उन लोगों को तो हमेशा साथ देना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो चाहे नहीं भी निकली गवर्नमेंट जॉब, तो सब तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बने नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि इस लाइफ में सब कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, और कुछ ना कुछ अच्छा भी कर लेते हैं शायद उससे। अगर से इसमें एक गर्ल्स का फैक्टर आता है कि जैसे गांव के अंदर गर्ल्स हैं या छोटी सिटीज में जो गर्ल्स हैं,
उनको ये होता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना होता, चाहे उनको पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है, तैयारी करनी है, नहीं करनी है, बट उनको फाउंडेशन हमेशा से रहती है। तो उनके लिए क्या आपके हिसाब से क्या रोड मैप रह सकता है, या क्या उनको करना चाहिए, या क्या घर वालों को उनको क्या सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि मैंने बहुत से, मेरे नॉन में भी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनको तैयारी करनी है, बट घर वाले उनको अपने घर के काम में बिजी रखते हैं कि क्या ना होगे, पढ़ाई करके शादी करवा देंगे, बात खत्म। उनको तैयारी में भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, या बुक्स लेनी है या कोर्सेज खरीदने हैं, उस समय भी उनका कोई हैक हाथ, मतलब उनको सपोर्ट नहीं करते हैं उस चीज़ से। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गौतम, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री हूँ कि हाँ, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती है और मतलब लड़कों से ज़्यादा ही होती है, और इसलिए वो निखर के निकली है। आज गर्ल्स ही असली फाइटर्स है। वो मतलब लड़कों से बहुत आगे है आजकल, मतलब रैंक्स भी बहुत अच्छी आ रही है। और इसलिए कहीं ना कहीं है ना, मतलब उन्होंने वो ट्रस्ट अपने पेरेंट्स का गेन किया, और आज मतलब सारे पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हाँ, हमारी लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, और वो इसलिए मौका भी दे रहे हैं आजकल। और आजकल ज़माना में चेंज हो गया, मैंने देखा है। मतलब ये थिंकिंग नहीं रही है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना या फिर उनको लाइब्रेरीज नहीं भेजना। मतलब बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, और मेरे को लगता है पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं मतलब साथ देना चाहिए, मतलब अपने बच्चों का साथ देना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि जब वो कर रही है, वो करना चाहती है, तो आपको उन्हें करने देना चाहिए, और आपको ट्रस्ट करके देखना पड़ेगा, और उनको भी वो ट्रस्ट मेंटेन रखना पड़ेगा अपने पेरेंट्स का। जैसे इस एग्ज़ाम के अंदर, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। तो जो गांव से लोग हैं या जो छोटी सिटीज़ से लोग हैं, या जैसे अगर मैं मेरी बात भी करूँ, तो एक टाइम था कि इंग्लिश स्ट्रांग नहीं थी, मैथमेटिक्स नहीं पसंद थी मुझे, जैसे कि बहुत से लोगों को होती है। तो सब्जेक्ट्स को आप तैयार करने के लिए आप क्या करते थे? क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, या क्या आपने कैसे तैयार किया? यार मतलब है ना, आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो। फिर आप चाहो तो अपने बेसिक सब्जेक्ट्स पे अलग से ध्यान दे सकते हो, क्योंकि है ना, ऐसा नहीं होता कि आपका 1 साल में या 1.5 साल में एग्जाम निकल जाएगा। तो वो टाइम पीरियड जो आपको मिल रहा है, आपको उस टाइम पे वो अपने सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग करने पड़ेंगे। जैसे मैथ्स हो गई, तो मेरी भी बहुत अच्छी नहीं थी कहीं ना कहीं, मतलब मेरे बेसिक्स वीक थे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और फिर भी बेसिक्स वीक थे, सच बताऊंगा। लेकिन मेहनत करी तो अच्छा हो गया। मतलब जैसे मैंने 29 क्वेश्चन अटेंड किए थे मैथ्स में, और 29 सही थे मेरे। तो मतलब 90 में से 87 मार्क्स आए थे मैथ्स में। तो मैथ्स में जैसे आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके लिए क्या आपने, क्या गाइडेंस कहाँ से ली, कैसे पढ़ा आपने? एक तो थोड़ा सा मतलब लोकल कोचिंग से वहाँ से पढ़ा था पहले, तो वहाँ से बेसिक और सब क्लियर हो चुका था, मतलब जितना आना चाहिए उतना आता था। फिर अच्छा परफॉर्म करने के लिए जैसे यूट्यूब से बहुत से चैनल्स हैं, अभिनय शर्मा हो गया, गगन सर हो गए। तो इन सब के जो यूट्यूब से वीडियो अवेलेबल है, स्ट्रेटेजी टेक, जो मतलब क्वेश्चंस को बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व करने के, मैंने वो देखी है। उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली कहीं ना कहीं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, उससे बहुत हेल्प मिली। मतलब ऐसे करके धीरे धीरे टाइम चलता रहा, मैंने प्रिपरेशन करता रहा, ध्यान देता जिस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा जो मेरा वीक होता है उससे अच्छे से ध्यान देता था। तो धीरे धीरे सब प्रिपेयर हो जाता है। आपको बस कंटिन्यू तैयारी करनी है, और तैयारी का सबसे मेन यही चीज़ होता है कि आपको सब कुछ कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप ब्रेक लोगे ना कहीं चीज़ें बिगड़ जाती है। आप जीके या मैथ्स या इंग्लिश का आप कुछ चैनल या कुछ बुक या कुछ आप बताना चाहेंगे, रिकमेंडेड करना चाहेंगे कि इससे आप पढ़ सकते हैं, ये अच्छी है? मैथ्स के लिए 2 टीचर्स का नाम लूँगा, एक तो गगन प्रताप सर और एक अभिनय सर। इन दोनों में से जो आपको आपके लिए कंफर्टेबल लगे कि आपको इनका समझ आना है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और मैथ में ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एट लास्ट एग्जाम में आने हैं। वही सारे मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं लगभग। और जीके के लिए 1-2 बुक्स है, जैसे लूसेंट हो गई अपनी, उसमें कंप्लीट जीके है आपका। और स्पीडी नाम की एक बुक आती है जिसमें आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट मिल जाता है। करंट अफेयर्स के लिए आप स्टडी आईक्यू को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश बचता है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप चाहो तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, या फिर बस रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए आपकी। उससे आपकी ग्रामर इंप्रूव होएगी, आपका कॉम्प्रहेंसिव पार्ट इंप्रूव होएगा। उसके बाद बुक फॉलो करने के लिए आए तो आप केडी कैंपस की बुक फॉलो कर सकते हो, एमबी पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हो। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी है, इनमें कंप्लीट ग्रामर मतलब आपको मिल जाएगी। एमबी पब्लिकेशन में तो प्रीवियस ईयर पेपर भी है, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर पेपर आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करता है। उसके बाद रीजनिंग आजकल थोड़ी सी बैंकिंग की तरफ मुड़ रही है, तो अब रीजनिंग में सब बराबर आ जाएगी, क्योंकि बैंकिंग की तरफ मुड़ रही है। तो नया बच्चा होएगा वो भी बैंकिंग की रीजनिंग करेगा थोड़ी बहुत, और पुराना बच्चा होगा वो भी बैंकिंग की रीजनिंग करेगा। तो बैंकिंग की रीजनिंग के लिए आप बैंकिंग चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने जो रीजनिंग करी थी वो एसएससी के टाइम कर रहा था, तो इतनी वो बैंकिंग से रिलेटेड थी नहीं। बट अब जो रीजनिंग आ रही है वो थोड़ी सी बैंकिंग की तरफ मोड़ रही है, तो उसके लिए आप बैंकिंग के चैनल्स तो फॉलो कर सकते हैं। सागर, जैसा आपने बताया कि आप बीकानेर से हैं, तो बीकानेर के अंदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का क्या माहौल है, क्या इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि कोई बंदा अगर तैयारी करना चाहे तो वो तैयारी कर सके? तो गौतम, मारोगे नहीं, अब बीकानेर ना एसएससी का हब बन चुका है। मतलब यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 10 ऐसे ऐसे निकल रही है। ऑल इंडिया रैंक 141। ऑल इंडिया रैंक 141, मतलब 141 में भी आपको जो पोस्ट 4 पे मिल रही है वो 141 पे भी मिल जाएगी पोस्ट। बट थोड़ा सा लोकेशन का फर्क रहता है कि लोकेशन जो आप चाहोगे शायद वो नहीं मिलेगी। तो मतलब तैयारी की बात करते हैं कि बीकानेर में क्या सिस्टम है, तो मतलब इतने बढ़िया बढ़िया कोचिंग्स हो गए, 2-3 कोचिंग्स तो बहुत ही मतलब बढ़िया है। मतलब आपको दिल्ली वाले कोचिंग की फीलिंग दे देगी। मतलब सारे टीचर्स सेलेक्टेड है, कुछ इंस्पेक्टर्स लग चुके हैं, कुछ मतलब दूसरे एग्जाम से थ्रू सेलेक्टेड है। तो मतलब माहौल तो बीकानेर में बिल्कुल सही है। और यहाँ के बच्चे भी आजकल बहुत होशियार है, मतलब सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं भी बीकानेर पीछे तो नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। मतलब कोई चाहे तो आराम से बीकानेर में रह के बिल्कुल टॉप लेवल की प्रिपरेशन कर सकता है। सागर, तैयारी जैसे बीकानेर के अंदर आपने करी थी, बीकानेर एक आप जैसे बता रहे हैं एसएससी का हब बन चुका है, तो जब आपका सिलेक्शन एएसओ के अंदर हो गया तो घर वालों, जब आपने घर पे बताया था कि आई एम सेलेक्टेड, तो उनका क्या रेस्पॉन्स था? क्या उनके कितना प्यार आपको देखने को मिला उससे? यार माँ बाप का प्यार तो बराबर ही रहता है, पर कहीं ना कहीं खुशी बढ़ जाती है उससे, बस वो होता है। तो मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, और कहीं ना कहीं सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तब उनको उनकी खुशी बढ़ती जाती है। तो मतलब एक बच्चे को यही चाहिए होता है कि उनके माँ बाप बस उससे प्राउड फील करे। तो मेरे आधे सपने ये से लग के पूरे हो गए, और आधे सपने वैसे पूरे हो गए तो वो खुश हो गए। सागर, एट द एंड आप जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहिए? तो जो भी आप स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो भी अभी नए आए हैं फील्ड में, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं यही टिप देना चाहूँगा कि आप एक तो अपनी प्रिपरेशन में परसेवरेंस रखें, कंटिन्यू रखें प्रिपरेशन को, उसको ब्रेक ना करें कभी भी। भले 6 महीने अच्छे से पढ़ो एग्जाम के आसपास, बट वो कंटिन्यूएशन होती है ना, वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देती है। तो एक तो परसेवरेंस होना चाहिए आपके प्रिपरेशन में। दूसरा ये कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के आसपास रिवीजन करना मतलब आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंट देके जाता है। तीसरा हो गया कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स देने से कभी डरो मत, क्योंकि ना एट लास्ट आपको वही एग्ज़ाम में मिलना है, वही आपके सामने वो पेपर आपको देना है। आप पढ़ाई कर रहे हो वो चीज़ ठीक है, बट आपको पेपर किस तरीके से देना है, किस तरीके से देना है, वो आपको जब आप घर पे बैठ के पेपर दोगे बहुत सारे, तभी पता पड़ेगा। और बस इतना ही काफ़ी है। कभी भी हार मत मानो। 1-2 एग्जाम आपके रह जाते हैं, 1 नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, बस। थैंक यू सागर, आप दिल्ली से यहाँ पे हमारे लिए टाइम निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक जितने ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी बहुत मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में। और अगर आप एंड तक आए गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जो जो चीज़ अच्छी लगी वो आप बताना। और कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे।